हेलो गाइस। अब मैं आपको इंग्लिश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में किस तरह से इंग्लिश पूछे जाते हैं और कैसे उसकी तैयारी करें। हालांकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 4 पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 4 पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। 100 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें हमारा सेक्शन होता है। आप देखिए यहाँ पे एक सेक्शन होता है प्रोज सेक्शन, दूसरा होता है पोएट्री सेक्शन, तीसरा होता है ग्रामर सेक्शन और चौथा होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। होती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। हमें इसके बारे में जानकारी लेनी है, कैसे हम इसको आगे बढ़ें, कैसे इसको हम पढ़ें जो कि एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स आए। हमें एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स की आवश्यकता है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में अगर आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका आगे चलकर भविष्य बहुत शानदार होगा। तो ये पैटर्न का क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और सब्जेक्टिव टाइप का होता है। 2 तरह का क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का और सब्जेक्टिव टाइप का। खैर ये तो हम जानते ही हैं कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपके साथ लेकर आया हूं, हम इसको पढ़े कैसे, कैसे इसकी तैयारी करें जो कि अच्छे तरह से एग्जामिनेशन में हमें कोई परेशानी ना हो, एग्जामिनेशन में लिखने में कोई परेशानी ना हो, सही तरीके से आपको लिखने आ जाए। कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर अपने शब्दों में देने की कोशिश करें। किताब की भाषा में हमें नहीं लिखना है, हमें अपने शब्दों में क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अपने शब्दों में आंसर देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम इसको अपने शब्दों में आंसर देंगे। आइए मैं एक पोएट्री का एक सेक्शन ले रहा हूं। पोएट्री सेक्शन से मैं एक बात पढ़ाने जा रहा हूं आपको, जो कि काफी परेशानी होती है पोएम को समझने में। पोएट्री एक सेक्शन होगा, उस सेक्शन में आपको पोएम की जानकारी होगी। पोएम रहता है, बहुत सारे पोएम रहते हैं। परीक्षा के पैटर्न में होता है क्या कि पोएम से भी क्वेश्चन किए जाते हैं। पोएम से क्वेश्चन ऐसे किया जाता है कि पोएम का सारांश बताएं, हमें समरी बताएं, किस पोएम का समरी क्या है। तो उसको हम कैसे बताएं जब तक हमें उसकी जानकारी नहीं होगी, हिंदी अच्छी तरह से नहीं आएगी उसकी, क्योंकि हम तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के छात्र हैं। तो पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हम इसकी तैयारी करें, कैसे हम उसको पढ़ें जो हिंदी हमारी आसान से निकल जाए। अगर हिंदी निकल जाती है तो ऑब्वियसली इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो एक पोएम आपके पास आया है, जिस पोएम को आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पोएम। पहला पोएम है हमारा, पहला पोएम है, इसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये पोएम का शीर्षक है, टाइटल है। इस टाइटल का मतलब क्या है? इस टाइटल का मतलब है, कहता है स्वीटेस्ट लव, कहने का मतलब हमारे सबसे प्यारी बात, सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। ये कैसे लिखा गया, किस सिचुएशन में लिखा गया, इस पोएम को इस बारे में जानिए। इसके पोएट हैं जॉन डोनी। इसके पोएट हैं जॉन डोनी। ये कहानी उस समय की होती है, जॉन डोनी का एक लव पोएम्स आता है, कलेक्शन ऑफ लव पोएम्स है, उसमें से इसको लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, उसी में से एक सेक्शन को लिया गया है। जॉन डोनी एक बहुत बड़े कवि रहे हैं, पोएट रहे हैं, उनके कहानी को लिया, उनके पोएम को एक लिया गया है। उनके पोएम के कलेक्शन है लव ऑफ पोएम्स, उसमें से एक ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इसको लिया गया है। इसमें वो किस बातों को कहा है, इस बात के बारे में हमें जानना है। तो पहला तो हम जानते हैं कि ये कहा क्यों गया है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि किस संदर्भ में ये पोएम उन्होंने लिखा, कैसे लिखा। जब वो अपनी पत्नी, अपनी वाइफ
अपनी वाइफ से जब वो क्या होते हैं, बिछड़ते हैं कुछ देने के लिए, उनकी वाइफ का नाम है एनी मोरे। उनकी वाइफ का नाम, पहले याद रखो, एक बात याद रखो, ये इसके पोएट कौन है? जॉन डॉनी। उनकी पत्नी का नाम है एनी मोरे। दोनों काफी प्रेम करते हैं आपस में, दोनों पति पत्नी हैं, दोनों में काफी प्रेम रहता है, लव बहुत ज्यादा रहता है। एक समय आती है, 1611 की कहानी है, सन ईस्वी 1611 की, जब वह जॉन डॉनी अपनी पत्नी से बिछड़ते हैं कुछ समय के लिए, कुछ कार्यवश यूरोप यूरोप जाना होता है उन्हें। तो जब अपनी पत्नी से बिछड़ जाते हैं, जाने लगते हैं, पार्टी होने लगते हैं, तो पत्नी को काफी दुख होती है, पत्नी परेशान हो जाती है, वाइफ परेशान हो जाती है। तो उसी संदर्भ में इन्होंने ये पोएम लिखा। इस पोएम में क्या कहा, कैसे कहा? फर्स्ट स्ट्रेंजा को आप देखिए, Care sweetest love I don't go, for weariness of thee, nor in hope the world can show a fitter love for me, but since that I must die at last, this best to use myself in jest, thus my find death to die। ये कहना चाहता है कि दिस पोएम डिपिक्ट्स, यह पोएम चित्रित करता है, किस बात को चित्रित करता है? द थीम ऑफ डेथ अलॉन्ग विद द थीम ऑफ पार्टी। यह दर्शाता है कि जो थीम, जो बातें डेथ के समय होती हैं, डेथ होने पर आदमी को महसूस होता है, वही बातों को वो कहते हैं कि हम दूसरे से बिछड़ेंगे, पार्टिंग होती है तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे से पार्ट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ये डेथ के समान। He asked his beloved, वो अपनी पत्नी से कहते हैं, to get used to parting। ये बिछड़, जो बिछड़ाव है, सेपरेशन है, पार्टिंग है, इसका आदी हो जाओ। अगर इसका आदी हो जाते हो, क्योंकि अंततः डेथ वुड सेपरेट अस, क्योंकि मृत्यु तो हमें अलग कर ही देगी अंत में। तो इफ दे गेट यूज्ड टू पार्टिंग, अगर वे दोनों आपस में एक दूसरे से बिछड़ने के बात को समझ जाते हैं, उसकी आदी हो जाते हैं कि हम एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो कैसा महसूस होता है, तो जब डेथ होगा, जब दोनों में से एक मर जाएंगे, एक की मृत्यु हो जाएगी, तो उतना ज्यादा अफसोस नहीं होगा, उतना हार्म नहीं होगा, क्योंकि उनको आदत हो गई है एक दूसरे से अलग होने की। जब डेथ आएगा, ऐसी परेशानी नहीं होगी, पेन नहीं होगा, सफरिंग नहीं होगा। यही इस स्टेंजा में कहा है। इस स्टेंजा में इतना ही बात कहा गया है कि माय डियर, आप देखो, मैं तो आपसे दूर जा रहा हूं, यूरोप की यात्रा पे जा रहा हूं, वहां मुझे कुछ काम है, इस समय पार्टी हो रहा है, हम दूसरे का सेपरेशन हो रहा है। सेपरेशन को ऐसा समझो कि डेथ के समान है। जब इसको समझ जाओगे आपकी ये डेथ के समान है, तो ऑब्वियसली एक न एक दिन हमारी और आपकी मृत्यु होगी ही। जब डेथ होगा तो डेथ के बाद एक, अगर मर गए, मृत्यु हो गई, तो उतना ज्यादा परेशानी नहीं होगी, पेन नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को आदत हो जाएगी वैसा करने का। सेपरेट होने से हम लोग ये समझ लेंगे कि हम आपके साथ नहीं है। जब हम आपके साथ नहीं है तो उसको एक मृत्यु के समान समझना है कि हम आपके लिए मर चुके हैं, डेथ हो चुके हैं, इसलिए हमें आदत हो जाएगी। अतः इस बात से घबराना नहीं है, आप एक आदत को डेवलप करो। तो इस स्टेंजा में इतना ही बात कहा गया। तो आगे स्टेंजा मैं आपको बताते रहूंगा, समझाते रहूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि इसमें एक्सप्लेनेशन में पहले तो एक्सप्लेनेशन पूछेगा कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये पोएम क्या है, लव पोएम्स जो इनका है, जॉनी डोने का, उसका एक कलेक्शन है, स्वीटेस्ट लव आई डू गो। ये उनके कलेक्शन का एक पार्ट है। उसमें he is addressing to his wife, he is addressing to his wife Annie More। Annie More को संबोधित करके कहता है, the theme of the poem is parting। ये इस पोएम का थीम क्या है? पार्टिंग, बिछड़न, सेपरेशन, अलग होना। Therefore the poet console his wife। इसलिए क्या करता है पोएट? अपने वाइफ को सांत्वना देता है, कंसोल करता है। क्या कंसोल करता है? क्या कहता है?
पोएट वॉज डिपार्टिंग फॉर यूरोप, जैसा मैंने बताया पोएट यूरोप के लिए डिपार्ट हो रहा है इन कितना में 1611। हिज पोएम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ दोज फीलिंग्स, इस पोएम में उस फीलिंग की बात को रखा गया है which he has experienced when he went away from his wife, जब वो अपनी पत्नी से दूर गए तो उनको जो अनुभव हुआ इसके बारे में उन्होंने इस पोएम में रखा है। Donne was gravely in love with her, जोने बहुत ज्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रेवली लव करते हैं। It seems that she is unable to differentiate between parting and death. पार्टिंग और डेथ के बीच में अंतर को समझाया गया है कि दोनों को एक समान समझो तो कभी परेशानी हमें नहीं होगी। डेथ इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पार्टिंग, वह कहता है कि डेथ मृत्यु भी क्या है, पार्टिंग के समान है, अलग होने के समान है, सेपरेशन के समान है। जैसे आप किसी बहुत बड़े प्रेमी से अपने बिलवेड से दूर हो जाते हैं तो वही बात जैसे मृत्यु के बाद होती है कि पति पत्नी मृत्यु के बाद एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, कभी नहीं मिल पाते हैं, वही बात यहां पे वो समझाया है अपनी पत्नी को। The situation of parting is also not different from death. जो सिचुएशन है पार्टिंग का वो डेथ से अलग नहीं है, वो डेथ के जैसा ही होता है। However, the poet console his wife, लेकिन पोएट अपने पत्नी को कंसोल करता है, क्या कहता है? While saying that she should not become tearful, आप रो मत and should face this situation, इस सिचुएशन का सामना करो। Departure is always tearful and fearful. सेपरेशन होता है, अलगाव जो होता है हमेशा आंसू से भरा होता है और दर्द भरा होता है। जॉन डॉने in this poem explains the reason of departure to his wife, इसलिए वो अपने पत्नी को इस बारे में समझाता है। तो अगर सारांश कहने की बात होगी तो हमें सारांश में मैं बता दूंगा कैसे लिखना है। सारांश आएगा explain the poem, conclusion the poem, तो मैं बताऊंगा कैसे लिखना है उसको। तो वहां पे ये पॉइंट आ जाती है, कहता है लिखना हमें है कि this is the poem which is the form of collection of love poems of John Donne. In this poem he is addressing to his wife. He is addressing to his wife because he is supposed to go to Europe in 1611. John Donne made her wife understand what is the difference between death and parting. John Donne says that there is no difference between parting and death. Whenever you separate from your near and dearest, obviously death and there is no difference between death and parting. तो इस बात को समझाने के लिए पोएम लिखा गया है ना। तो अब मैं सारांश पे आता हूं कि सारांश क्या कह रहा है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो, ये दर्शाता है इन दिस पोएम जॉन डॉने इज अड्रेसिंग टू हिज वाइफ एनी मोरे। द थीम ऑफ द पोएम इज पार्टिंग, देयरफॉर द पोएट कंसोल्स हिज वाइफ। पोएट वाज डिपार्टिंग फ्रॉम यूरोप इन 1611। दिस पोएम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ दोज फीलिंग्स which he has experienced when he went away from his wife. Donne was gravely in love with her. It seems that she is unable to differentiate between parting and death. Death is also a kind of parting from near and dear ones. Therefore, the situation of departing is also not different from death. However, the poet consoles his wife while saying that she should not become tearful and should face this situation. तो जब सारांश की बात की जाएगी तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे। I shall make you understand everything clearly. Don't worry about that. आपको इसकी चिंता नहीं करनी। मैं आपको हर एक क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे आएगा, किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे सारांश की बात होगा, सब मैं एक एक करके लिखा दूंगा, उसमें परेशानी की बात नहीं है। अगले क्लास में मैं इस पोएम को पूरा करूंगा, पूरा करने के बाद मैं इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, आई शैल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली। बात समझ में आई? पोएम को हम इस तरह से करेंगे। ये एक पोएम है जो लव पर आधारित है, जिसके बारे में मैंने बताया कि क्या क्या है। आई शैल मेक यू अंडरस्टैंड, मैं इस तरह से आपको 12th के इंग्लिश के सबसे पहले लिटरेचर की बात चर्चा की जाएगी।
क्योंकि लिटरेचर ही हमारी परेशानी होती है। ग्रामर तो है ही, आई शैल टीच यू ग्रामर तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन लिटरेचर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर है? तो मैं लिटरेचर की चर्चा करूंगा, जैसे मैंने एक सारांश समझाया उस तरह से हर एक का सारांश समझा दूंगा। और अगर आप सारांश समझ जाते हो किसी चीज का, सारांश समझ जाने के बाद वो आसान हो जाता है। यू कैन डू इट इजीली। क्लियर? बाय, सी यू।